नमस्कार बच्चों। देखिए, अन्य विषयों का आपका कोर्स हो चुका होगा आज, क्योंकि हिंदी का विषय मुझे आज ही मिला है, इसलिए मैं आज हिंदी का पहला पाठ ए मेरे वतन के लोगों आपको पढ़ा। आप किताबें ले लें, जिनके पास किताबें ना हो तभी आपको अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि ये साहित्यिक विषय है। इनको जब तक आप किताब से नहीं लेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो ये पाठ एक है एक्सरसाइज का, शीर्षक है ए मेरे वतन के लोग, जिसके गीतकार हैं प्रदीप। अब थोड़ा कवि प्रदीप के बारे में आप जान लीजिए। कवि प्रदीप भारतीय गीतकार व कवि था। इनका मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। कवि प्रदीप की पहचान सन 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन में नाम जो गीत लिखा उससे इनकी पहचान बनी। हालांकि 1943 की स्वर्ण जयंती हिट फिल्म किस्मत के गीत, उस किस्मत में गीत लिखा था, दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। और आपको मालूम है 40 और 43 के बीच में हमारा देश गुलाम, ब्रिटिश सरकार यहाँ राज करती थी। उसके समय में इस प्रकार का कार्य करना सराहनीय। लेकिन क्या हुआ, देशभक्ति रचनाकारों में तो इनका नाम लिख दिया, लेकिन इस गीत की अर्थ से जब उन्होंने अर्थ इसका समझा तो क्रोधित होकर उस समय ब्रिटिश सरकार ने इनको जेल में डाल दिया। अर्थात उन्हें हमारे शासन के विरुद्ध में कार्य किया है, इस कारण उन्हें जेल में डाल दिया। तो इसके गिरफ्तारी के आदेश भी मिले। इन्होंने 71 फिल्मों के लिए, यानी इन्होंने 71 फिल्मों के लिए 1700 गाने लिखे। एक आध दो नहीं, 1700 गाने लिखे। तो भारत सरकार ने, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारी सरकार बनी, तो भारत सरकार ने इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि फिल्म अवार्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 11 दिसंबर सन 1998 को इनका निधन, अर्थात ये वीर गीतकार जिसने अंग्रेजों के शासन में भी अपने देशभक्ति के गीत गाए और उनसे डरा नहीं। अंत में सन 11 दिसंबर 1998 को ये मृत्यु को प्राप्त हुई, अर्थात स्वर्ग। ये था भी कवि के बारे में। अब आप आ जाइए कि ये गीत ए मेरे वतन के लोगों किस समय गाया गया और इसको गाने वाले कौन थे, इसके बारे में सुनिए। ए मेरे वतन के लोगों एक देशभक्ति गीत है, जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और जिसकी श्री रामचंद्र ने संगीत किया था। यह गीत 1962 में चीनी आक्रमण के बाद गाया गया, क्योंकि उसमें मारे गए भारतीय सैनिकों को समर्पित था। इस गीत को सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन गाया था। कब गाया था? गणतंत्र दिवस के दिन, यानी 26 जनवरी। और कहाँ पर गाया गया? रामलीला मैदान में। इस गीत को सुनकर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। गीत इस प्रकार लचीला था कि जिसे सुनकर सभी लोगों के वहां जो उपस्थित थे आंसू आ गए। अब पहला का जो खंड वो देखिए। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा। कवि कहता है कि मेरे देश के रहने वाले लोग, इस समय तुम अपने भारत देश की जय जयकार कर रहे हो, उसका खूब नारे लगा लो।
ये शुभ दिन है हम सबका लहराना। ये शुभ दिन यानी गणतंत्र दिवस का दिन था, इसके लिए कहा गया कि ये शुभ दिन है हम सबका। ये शुभ दिन आया है कि हम गुलाम के जंजीरों में जकड़े हुए थे, तो ये सब दिन शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। इसलिए अपने तिरंगे झंडे को ऊंची रखो। ये 2 लाइन का था, मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। तिरंगा तो आप लहराए, लेकिन ये मत भूल जाना कि अपने देश की रक्षा के लिए वीर जवानों ने सीमा पर अपने अर्थात शत्रुओं से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो है लौट के आए। अतः ऐसे व्यक्ति जो रण क्षेत्र में ही बलिदान हो गए, ये तो भूमि में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे लोगों को भी याद कर लो, जिसके कारण आज हमारा देश सुरक्षित है और आज भी हमारे सैनिक सीमा पर डटे। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो। कवि कहता है कि मेरे देशवासियों, मेरे देश के रहने वालों, उनकी याद करके जरा अपनी आंखें को बंद कर लो, जिन्होंने अपने देश के प्रति कुर्बानी की, और उस कुर्बानी को मत भूलो। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो, जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते सीमा पर शहीद हो गए, उनकी भी याद करो, और तब अपने इस गणतंत्र दिवस यानी झंडे को फहराओ। क्योंकि झंडे के लिए ही, तिरंगे झंडे के लिए ही उन्होंने सीमा पर अपने प्राण बलिदान कर दिए। ये था 4 पंक्तियों का, यानी ऊपर का खंड। आप दूसरा देखिए, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, तब तक थी सांस लड़े हो फिर अपनी आजादी। तो 2 लाइन के सुनिए। जब घायल हुआ हिमालय, हिमालय घायल नहीं होता, क्योंकि चीन से जब आक्रमण हुआ था तो वो लद्दाख क्षेत्र में हुआ था, और लद्दाख कहाँ है? हिमालय पर। तो वो कहते हैं कि जब हमारे वीर हिमालय पर्वत पर घायल हुए और हमारी आज़ादी खतरे में पड़ गई, क्योंकि चीन ने सन 1962 में हमारे देश पर आक्रमण किया था, तो उस समय हिमालय में ये लोग घायल हुए। क्यों? तत्कालीन उस समय हमारे सैनिकों के पास न तो आधुनिक अस्त्र थे और न ही उन्हें पहनने के लिए कपड़े थे, क्योंकि वहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान रहता है, हमेशा बर्फ गिरती रहती है। उस समय हमारे सैनिकों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे और आधुनिक हथियार भी नहीं थे। तो जिसके कारण कुछ ठंड के कारण चाहे उनके शरीर जल गए, लेकिन उन्होंने सीमा से अपना पैर नहीं हटाया और उसी क्षेत्र में लड़ते हुए मारे। वो कहता है जब तक की सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बचा। जब तक उनके शरीर में खून की एक बूंद थी या उनके शरीर में जरा भी हरकत थी, वो शत्रुओं को मारते रहे और अंत में अपने प्राण त्याग कर वहीं पड़े। अर्थात सीमा से पीछे नहीं हटे डरकर, वहीं उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संगीन पे धरकर माथा, संगीन आप जानते हो, कभी कभी आपने रक्षा तहसील या उसके बाहर देखे हो तो राइफल के आगे एक लोहे का टुकड़ा चिपकाना लगा होता है। वो इसलिए होता है कि कभी कभी सीमा पर गोलियां खत्म हो जाती हैं और लड़ना है तो उसी संगीन से लड़ना है, अर्थात एक दूसरे को मारती चाकू को समान कार्य करती है, उसी से लड़ते वो संगीन कहलाती है। जो राइफल के आगे एक लोहे का टुकड़ा नुकीला तिकोना होता है चाकू के समान, वो लगा होता है। तो संगीन पर धरकर माथा सो गए अमर, लड़ते हुए वो अपने देश के लिए उसी बंदूक को हाथ से टिकाए, उसी पर अपना माथा रखकर हमेशा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किसके? भारत भूमि के। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। तो ऐसे शहीद
जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए न तो अपने शरीर की परवाह की, न प्राणों की परवाह की और लड़ते हुए वहीं पर टिक कर रह गए, अर्थात बंदूक हाथ में पकड़े हुए ही उन्होंने प्राण का बलिदान किया। तो ऐसे शहीदों के बारे में कुछ याद कर लो, ये कवि प्रदीप कह रहे हैं। अब तीसरा है, जब देश में थी दीवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे होली। देखिए, हमारे देश में दीपावली मनाई जा रही, दीपों की पंक्तियां सजी हुई थी, सभी लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन जैसे होली के त्योहार में कई प्रकार के रंग एक दूसरे पर डाले जाते हैं, जैसे उनके पास रंग होते हैं, इसी प्रकार वो सीमा पर गोलियों को अपने सीने पर सहते हुए लाल रंग के खून से नहाए हुए थे। अर्थात जब हम यहाँ दीपों की पंक्तियां सजाकर अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे, उस समय वो गोलियों को सहकर अर्थात खून की होली खेलकर सीमा पर डटे हुए थे। जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे और हम अपने घरों में सुरक्षित खुशियां मना रहे थे, लेकिन वो सीमा पर जाकर हमारे चाहिए जो गोलियों के बात को सहन कर रहे थे, लेकिन पीछे नहीं हट रहे थे। तो कभी कहता कि ऐसे लोगों की याद करो जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण त्याग दिया, अर्थात होली खेलकर अपने प्राण त्याग दिए। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य की उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। ऐसे वीर जवान धन्य हैं और उनकी युवावस्था जवानी को भी धन्य है, क्योंकि उन्होंने जवानी में अपना जवानी सीमा की रक्षा के लिए समर्पित कर दी थी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो। ऐसे लोग जो युवावस्था में, जिनकी उम्र केवल 25-26 से थी, युवक थे, वो सीमा पर डटे हुए थे। इतने ठंड और कष्टों के बावजूद भी वो सीमा से हिले नहीं और वहीं लड़ते लड़ते प्राण न्यौछावर कर दिए। अतः हे भारत के लोगों, कुछ उनके बारे में सोचो, उनके बाल बच्चों के बारे में सोचो कि उन्होंने अपना कितना बड़ा त्याग किया, सभी को छोड़कर सीमा पर मातृभूमि की रक्षा के लिए मारे गए। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर एक था भारतवासी, हर एक था भारतवासी। 2 लाइन तक लिखिए। अब हमारी सेना में सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, कई रेजिमेंट हैं। तो वो कहता है कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। यानी उन सैनिकों का कोई जाति नहीं, तो वो बता रहे हैं कभी कि उन सैनिकों में कोई सिख था, कुछ लोग मराठा थे, कुछ लोग जाट थे, कोई गोरखा थे। या गोरखा रेजिमेंट हमारी अलग है जो पहाड़ों पर कार्य करती है, वो रेजिमेंट के आदमी थे। कोई मद्रास के रहने वाले या मद्रासी सैनिक थे। अर्थात सभी जातियों के लोग वहां सेना की रक्षा कर रहे थे। उनमें जाति का भेदभाव नहीं था, बल्कि वो अपनी सीमा की रक्षा कर रहे थे, भारत माँ की रक्षा कर रहे थे। उनमें जात पात का कोई भेद नहीं था। क्यों? सरहद पर मरने वाला हाथी था जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। वो न तो सिख था, न गोरखा था, न मराठी था, न पंजाबी था। अर्थात वहां पर जितने मारे गए वो सभी भारतवासी थे। क्यों? अनेक प्रकार की जातियां हमारे भारत देश में निवास करती हैं और सभी जातियों में से सैनिक बढ़कर सीमा पर जाते हैं। लेकिन जब वो सीमा पर पहुंच जाते हैं और मरने वालों की संख्या होती है तो वहाँ हर एक को कहा जाता है कि भारत के लोग इतने मारे गए, उसमें जाति का भेदभाव नहीं होता। तो वो कहते हैं कि अनेक जातियों के, कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, इस प्रकार के सैनिक सीमा पर डटे हुए थे जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। तो सरहद पर मरने वाला हर एक था, लेकिन
सीमा पर जो मारे गए वो सभी लोग भारतवासी थे, अर्थात भारत में निवास करने वाले थे, अर्थात अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले थे। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब वो कहता है जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, अर्थात लड़ते हुए सीमा पर यानी हमारे पर्वत पर जो खून बहा, अर्थात हमारे सैनिकों का जो खून हिमालय पर्वत के ऊपर दिखाई दिया, वो क्या था? वो खून था हिंदुस्तानी, अर्थात हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले वीरों का वो खून था जिन्होंने अपने प्राण अपने समर्पित कर दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो, जो भारत देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान किया है, हे देशवासियों कुछ उनकी याद भी करो, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम स्वतंत्र हैं, हम यहाँ सुख से निवास कर रहे हैं। यदि सीमा पर वो ना हो तो हम यहाँ जीना हराम हो जाए और हम भी सुरक्षित न रहें। अब आगे देखिए, थी खून से लथपथ खाया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गंवा के, फिर गिर गए होश गंवा के। थी खून से लथपथ काया, अर्थात गोलियों से शरीर जिनका घायल था, पूरे शरीर में खून भरा हुआ था, उनकी वर्दी भी थी, फिर भी बंदूक उठा के, फिर भी वो बंदूक उठाकर शत्रु का विनाश, अर्थात अपने शरीर की चिंता नहीं कर रहे थे कि हमें कितनी गोलियां लगी हैं, जब तक उनकी सांसों में बंदूक उठाकर दुश्मन को मारा। 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए। ऐसे घायल सैनिकों ने 10-10 शत्रुओं के सैनिकों को गिराया, जब तक उनका होश था तब तक वो शत्रुओं को मारते रहे, फिर गिर गए होश गंवा के माने बेहोश, फिर अत्यधिक खून बहने के कारण वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। जब अंतिम समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते। जब उन्हें लगा कि अब हमारी मृत्यु होने ही वाली है, प्राण निकलने वाले हैं, तो कह गए अपने अन्य साथियों से जो सभी उनके पीछे साथी थे, उनसे कहने लगे कि मैं देश की रक्षा करती हूँ, अब तो हमारा प्राण होने जा रहा है, अब मैं इस शरीर को त्याग रहा हूं, लेकिन खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। वो कहता है कि देखो जो सही जवान है जो सीमा पर, वो कह रहे हैं कि अब तो हम यहाँ से सीमा की रक्षा करके उसका प्राण त्याग रहे हैं, लेकिन हे देशवासियों हमेशा खुश रहना, अब तो हम लंबे सफर की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात यहाँ से अनंत यानी स्वर्ग लोक को जा रहे हैं, इसलिए अब तुम खुश रहना क्योंकि मैंने सीमा पर देश की रक्षा की और इसके लिए अपने प्राण गंवा दिए। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वे अभिमानी। वो कैसे दीवाने लोग थे जो अपने देश के लिए प्राणों पर न्यौछावर करने वाले थे। क्या लोग थे अभिमानी, अपने स्वाभिमान के खातिर अपने देश की रक्षा के स्वाभिमान के लिए वो सीमा पर लड़ते हुए शत्रुओं से लड़ते हुए उन्होंने प्राण गंवा दिए, लेकिन वहां से पीछे नहीं, अर्थात स्वाभिमान था कि हम भारत की रक्षा करेंगे और उसके लिए चाहे हमारे प्राण चले जाए, लेकिन हम इस स्थान से नहीं हटेंगे। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
ऐसे वीर जवान जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान सीमा पर किया है, इसलिए हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि उन्हें इन पर्वों पर याद कर लें कि उनके सिंचित खून से आज हमारा देश सुरक्षित है और आज भी सीमा पर डटे हुए सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो हमें अभिमान होना चाहिए ऐसे वीर सैनिकों पर, जिनके कारण हम आज सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो। कवि कहता है तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। मैं ये भी कहानी के रूप में आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप उन सैनिकों को मत भूल जाइए जिन्होंने स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, देश की रक्षा के लिए प्राणों को बलिदान कर दिया। इसलिए मैं पुनः याद दिलाने के लिए कहानी आपसे कह रहा हूं, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। हे भारतवासियों, जरा उनको भी याद कर लो कि आज उन्हीं की कृपा से हम लोग स्वतंत्र हैं। ये कवि का कहना है और इसलिए वो कह रहा है कि मैंने ये कहानी आपको सुनाई है जिसके कारण आप उन वीरों की याद कर लें जिन्होंने युद्ध में पराजित नहीं हुआ, अर्थात अपनी सीमा को वहीं पर रखा कि चाहे वहां उसके लिए प्राण समर्पित कर दिए। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। अंत में कहते हैं जय हिंद, भारत की जय हो, जय हिंद की सेना, भारत की सेना की जय हो। जय हिंद, भारत की जय हो, भारत की सेना की। अर्थात जिस सेना के बल पर हम आज अपने देश को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो कामना करते हैं कि ऐसा हमारा भारत देश हमेशा विजयी रहे और वीर सैनिकों की भी जय जयकार हो कि वो हमेशा विजय को प्राप्त करें, हमारा देश सुरक्षित रहे। तो अब ये पाठ यहीं समाप्त हो रहा है। इसकी एक्सरसाइज हम अगले भाग में देखेंगे। कृपया आप बताइए कि आपको समझ में आया नहीं, ना आया हो तो आप फिर से आप बता सकते हैं। धन्यवाद।